हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गॉस थ्योरम और उसको समझा था। हमने उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को समझा और अब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है ना, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसकी कई सारी एप्लीकेशन होती हैं बेटा इस थ्योरम की। हम गॉस थ्योरम की मदद से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज़, लीनियर चार्ज बॉडी, सरफेस चार्ज बॉडी, स्फेरिकल चार्ज बॉडी, इंसुलेटर, कंडक्टर। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, पर कुछ एप्लीकेशंस इस साल CBSE ने डिडक्ट कर दिए हैं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है ना, गॉस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज़। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। बेटा फिजिक्स में मैंने आपको बताया है इनफाइनाइट जो होता है वो मैथ्स वाला बेसिकली इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब है एक बहुत लंबी तार है बट स्टिल हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक L लेंथ की वायर है, यानी कि आप इतनी लंबी वायर सपोज करो आपने इमेजिन करी। ठीक है ना, L लेंथ की वायर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इमेजिन करी, ये L लेंथ की वायर है। इसको इनफाइनाइट तब बोलेंगे जब आप ठीक इसके बगल में इस पॉइंट पे सपोज करो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो जूम करके देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है वायर से लेके इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ये। ठीक है ना, तो हम इस लेंथ को क्या मान सकते हैं कि बहुत बड़ी लेंथ है, तो हम इसको बोल देते हैं इनफाइनाइट लेंथ वायर। लेकिन यहाँ फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि ये इतनी लंबी है कि हम उसको मेजर ही ना कर सकें। ठीक है ना, हाँ ये मैं मानती हूँ कि इनफाइनाइट लेंथ वायर इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि हम उस वायर की जो लेंथ है तो उस लेंथ के बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि उसकी लेंथ को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। लेकिन फिगर में हम इतना क्लोज नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमें ठीक से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फिगर में हम थोड़ा दूर दिखाएंगे पर असल में इतना दूर होगा नहीं। ठीक है ना, तो हम एक लेंथ लेते हैं वायर का। ठीक है, हम एक L लेंथ की वायर अज्यूम करते हैं, सपोज करो ये। ठीक है, इस पे चार्ज है सपोज करो हमारा पॉजिटिव चार्ज। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी चार्ज इट कैन बी। ठीक है ना, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से सिर्फ इतना पड़ेगा कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जाती है। ठीक है, तो यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस क्या करती, अंदर की तरफ इनवर्ड आती। ठीक है ना, अदरवाइज आपका डेरिवेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना, इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन किसको यूज़ करके, गॉस थ्योरम को यूज़ करके। तो गॉस थ्योरम को यूज़ करने के लिए आप जानते हैं कि आपको चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है ना, किसके अंदर रखना पड़ता है, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखना पड़ता है, तभी आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक चार्ज Q है, आप इसको किसी भी तरीके के क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखिए, तब आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो चार्ज है ये एक लाइन चार्ज है। सपोज करो आपको इससे R डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस केस में आप जो क्लोज्ड सरफेस लेंगे वो भी R डिस्टेंस की दूरी पे ही लेंगे, यानी कि हर चार्ज से आप R डिस्टेंस दूर चले जाइए। ठीक है ना, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, करेक्ट। आप R डिस्टेंस की दूरी पे इससे चले जाइए, और जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हर तरफ से, यहाँ स्क्रीन पे तो दो तरफ दिख रहे हैं पर ये एक्चुअली हर तरफ से होता है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सिलेंडर। ठीक है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि हम R डिस्टेंस की दूरी पे ऊपर क्यों नहीं गए,
तो बेटा ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर लेंथ के साथ साथ विड्थ आ गई तो वो लाइन चार्ज नहीं बनेगा, वो सरफेस बन जाएगा रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ भी है और विड्थ यानी कि ब्रेड्थ भी है। ठीक है ना, तो चार्ज सिर्फ इधर और इधर है, ठीक है, ऊपर की तरफ चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हम r डिस्टेंस की दूरी पे जाएंगे और हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक क्लोज्ड सरफेस मिल जाएगा एंड दैट इज सिलेंडर। इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक क्लोज्ड सरफेस होता है जो चार्ज को एनक्लोज करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो हम एक सिलेंडर से इसको एनक्लोज कर देते हैं। ये बेटा हमने एक सिलेंडर बनाया और ये सब जो दूरी है ना, ये जो आपको लाइन डिस्टेंस दिख रहा है, ये बराबर डिस्टेंस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं। एक ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, ठीक है, एक नीचे का सर्कुलर सरफेस, ठीक है, और एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, एक इसका कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो इसके 3 सरफेसेस है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। ठीक है, तो तीनों सरफेसेस से हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम फॉर्मूला बताते हैं यूजिंग, हम पहले यूज कर चुके हैं, यूजिंग फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय E डॉट A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। सो दिस विल बिकम EA cos थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं और एरिया वेक्टर बनाते हैं तीनों सरफेसेस का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। ठीक है, ये लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज नहीं है। ये सिर्फ लेंथ के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा और इसकी कोई भी विड्थ नहीं होती इस लाइन चार्ज की। ठीक है, अब हम पहला सरफेस लेते हैं। हमारा पहला सरफेस है ये पहला सर्कुलर सरफेस। सपोज करो ये सिलेंडर था ऑफ रेडियस r, ये हम लेट करते हैं, लेट दिस सिलेंडर बी ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस है हम लेट करते हैं इट इज स्मॉल r। ठीक है, तो हम पहला सरफेस अगर देखेंगे तो बेटा ये जो आपको पहला सरफेस दिख रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर है, मैंने आपको एरिया वेक्टर सिखाया था, वो हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसे 90 डिग्री पे अगर आप ये वेक्टर बनाएंगे तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है ना, तो हम एरिया वेक्टर बनाते हैं फर्स्ट सरफेस का। हम अभी फर्स्ट ये जो सर्कुलर सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बना रहे हैं जो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, तो हम इसका एरिया वेक्टर बनाते हैं, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो अब आप देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कितना एंगल है। ठीक है ना, पहले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, करेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। क्योंकि एरिया वेक्टर पहले सरफेस के लिए, हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये जो सर्कल है। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको यहाँ यूज करते हैं, फ्लक्स्ड लिंक्ड विद द फर्स्ट सर्कुलर सरफेस।
ठीक है, E इंटू ए इंटू कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 ज़ीरो होता है तो फ्लक्स भी कितना हो गया, ज़ीरो। यानी कि इस सर्कुलर पार्ट से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल। इसी तरीके से अगर हम इस सेकेंड सर्कुलर सरफेस को देखें, ये हमारा सेकेंड सरफेस है, ठीक है ना। तो यहाँ जो इसका जो देखो ऊपर वाला जो फेस था ये वर्टिकली अपवर्ड देख रहा था, ऊपर की तरफ था, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बना। अब नीचे वाले का जो फेज है वो डाउनवर्ड है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड अपोजिट टू द फर्स्ट फेज, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया वेक्टर बनाते हैं, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है ना। थीटा एंगल किसके किसके बीच का होता है, थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो हम चेक करते हैं, एरिया वेक्टर ये रहा हमारा एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ बनी हुई है, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 फिर से कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस सेकेंड फेज से भी क्रॉस होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, ज़ीरो। ये भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसको भी नोट कर देते हैं, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड फेज इज ऑल्सो ई ए यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, इस फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है, इसलिए फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड फेज भी कितना आ गया, ज़ीरो। तो दोनों जो सर्कुलर फेसेस हैं वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्रॉस होने वाला फ्लक्स कितना है, ज़ीरो। सारा का सारा फ्लक्स, और फ्लक्स देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप देखो सर्कल से तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करी, ना नीचे वाले सर्कल को करी ना ऊपर वाले सर्कल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको क्रॉस कर रही हैं, इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। ये देखो सब फील्ड लाइंस इन कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, तो सारा का सारा फ्लक्स जो होगा ये जो कर्व्ड फेस है इससे लिंक होगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एरिया अज्यूम करते हैं। सपोज करो ये जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से एक छोटा सा पैच कट करते हैं, ठीक है। और इसका एरिया हम लेट करते हैं डी ए, ठीक है ना। डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल और ए का मतलब हो गया एरिया, ठीक है ना। तो ए हो गया एरिया, डी ए हो गया वेरी स्मॉल एरिया। छोटा सा पैच है तो छोटे से पैच का एरिया भी छोटा होगा, तो हमने डी ए से डिनोट करा, ठीक है ना। तो हम एक छोटा सा पैच यहाँ पे कट करते हैं, छोटा सा पैच यहाँ पे सपोज करो आपने कट किया है, और इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे डी ए वेक्टर से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इससे क्रॉस होने वाला जो फ्लक्स है, इस छोटे से एरिया से क्रॉस होने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, उसको भी हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो जब इस फॉर्मूला में यूज करेंगे तो ए की जगह यूज करेंगे डी ए, ठीक है, ए की जगह यूज करेंगे डी ए। और थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो देखो डी ए भी हमारा इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। और हम जानते हैं कॉज ऑफ 0 डिग्री होता है +1, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, +1 इन दिस फॉर्मूला। तो ए की जगह यूज करेंगे डी ए, और थीटा की कॉस थीटा की जगह यूज करेंगे +1, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और इस कर्व्ड सरफेस को नाम दे देते हैं थर्ड सरफेस। ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कर्व्ड जो सरफेस है यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड सरफेस, ठीक है। सो वी विल राइट फ्लक्स लिंक्ड विद the third surface, electric flux linked with the third surface using this formula is given by E into dA, और cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत छोटे से एरिया की वजह से फ्लक्स है, ठीक है ना, पूरे एरिया का फ्लक्स तो हमने निकाला नहीं,
ठीक है ना, एक बहुत ही छोटे से एरिया का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस छोटे से पैच का। तो फ्लक्स के आगे भी डी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एरिया बहुत छोटा है तो फ्लक्स भी तो छोटा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या डिनोट करना चाहिए, डी फाई। डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अब पूरे, क्योंकि छोटे से पैच से तो इतना फ्लक्स है, लेकिन हमें पूरे पैच में से फ्लक्स निकालना है, तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट, ठीक है ना। हम क्लास 11 से इसको करते आ रहे हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल फ्लक्स फाई ई आ जाएगा, पासिंग थ्रू द थर्ड सरफेस, करेक्ट। दिस विल बिकम E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्योंकि जैसे ही आप सरफेस को बड़ा करेंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और आप गॉस थ्योरम, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है गॉस थ्योरम की मदद से। गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो फ्लक्स है वो होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस, यही होता है ना। तो सपोज करो इस लाइन चार्ज का जो चार्ज था वो था Q, ठीक है, और इस लाइन चार्ज की लेंथ है L। ये हम लेट कर सकते हैं, ये जो आपने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, सपोज करो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है Q और इस लाइन की लेंथ है L, हम इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज है Q और इसकी पूरी लेंथ है L। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, Gauss theorem, the flux should be equal to 1/ε0 times the charge inside the surface, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो हमने फ्लक्स निकाला था यूजिंग द फॉर्मूला, अब हम इसको गॉस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो फ्लक्स की जगह हम लिखेंगे E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स, और अंदर चार्ज हमने कितना लिया है, Q, ठीक है। तो E इंटू, अब देखो बेटा, क्योंकि इस सिलेंडर का रेडियस है R और लेंथ है L, तो इसका जो एरिया है हमने मैथ्स में पढ़ा है वो कितना होता है, 2πRL। द कर्व्ड सरफेस एरिया of cylinder is given by 2πRL। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है हमें टोटल, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, E इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q/2πε0RL। ये पूरा टर्म जो है हमारा कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब इस टर्म को देखो बेटा, चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, कहीं सुना सा लग रहा है आपको, पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था। ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ये होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। आपको पीछे जाके दिखाते हैं, आपको याद आ जाएगा जिन्होंने लेक्चर देखा है। ये देखो, आपको चार्ज डेंसिटी सिखाई थी ना, तो ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये किसके बराबर होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी के। दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, Q/L की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लैम्डा को, तो Q/L की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0R, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज, ये जो फॉर्मूला आया है बेटा यहाँ पे, ये है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी दूरी पे, R दूरी पे,
ठीक है ना। अगर एक लाइन चार्ज हमें दिया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मुझे एक लाइन चार्ज दिया हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो उससे r डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी लैम्डा अपॉन 2πε0 r, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। इस फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर हमें नेगेटिव चार्ज दिया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड आती। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फर्क आता, फॉर्मूला में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक field intensity due to infinite line charge of linear charge density lambda at a distance r। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स में कैसे एप्लीकेशन आएगा? बहुत सिंपल है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है ना, आपको एक लाइन चार्ज हो सकता है दिया हो जिसकी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है सपोज, ठीक है ना, ये हम लेट कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है सपोज करो 20 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। तो आपको उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, ठीक है ना। तो हम इस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये चार्ज कैसा है, लाइन चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी कौन सा यूज़ करेंगे, लाइन चार्ज का, दैट इज़ लैम्डा अपॉन 2πε0 r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन है यूजिंग फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 r, ε0 r, इसको हम लिख सकते हैं 1/2πε0 लैम्डा बाय r। हमने सिर्फ टर्म्स को सेपरेट कर दिया है, ठीक है ना, 2πε0 को और r को अलग अलग करके लिख दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटू 2 न्यूमरेटर में भी कर सकते हैं और 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 × 2 कितना बन जाएगा, 4, ठीक है ना। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी हो जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्डा बाय r, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना। अब हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सॉरी 2 ऊपर भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये 4 हुआ ना, तो यहाँ 2 लैम्डा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए 2 लैम्डा। अब क्या है, हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू, देखो 20 माइक्रोकूलम दिया है ना, हम इसे चार्ज के ऐसा यूनिट कूलम में जब लिखेंगे तो माइक्रो हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻6 से। तो माइक्रो हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस है r, अगर आप देखें तो r आपको सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन r की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हो गई 0.2 मीटर। अब ये मीटर में आप यूज़ कर सकते हैं, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू दिस लाइन चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर जो आपको निकालना था। और क्योंकि आपने सब कुछ ऐसा यूनिट में डाला है, ठीक है ना, क्योंकि आपने सब कुछ ऐसा यूनिट में डाला है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी किस में आएगी, न्यूटन पर कूलम, जो उसकी एसआई यूनिट है उसमें आएगी। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये हमने गॉस थ्योरम का अभी सिर्फ पहला एप्लीकेशन पढ़ा है। कौन सा एप्लीकेशन, मैं फिर से बोलती हूँ बेटा, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग चार्ज बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है ना, कुछ आपके सिलेबस में अभी भी हैं और कुछ हटा दी गई हैं। तो अभी हमने गॉस थ्योरम को यूज करा है, अप्लाई किया है एक लाइन चार्ज की वजह से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के